चैप्टर है परमुटेशन। परमुटेशन के डेफिनेशन में कहा जाता है अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस। अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस। ये अरेंजमेंट्स क्या होते हैं? एज्यूम करें कि अगर 3 स्टूडेंट्स 3 प्लेसेस पर बैठे हैं, 3 चेयर्स पर बैठे हैं, उन्हीं 3 स्टूडेंट्स के उन्हीं 3 चेयर्स पर बैठने के डिफरेंट पॉसिबल वेज जितने हम डिफाइन कर सकते हैं, उसी को पॉसिबल अरेंजमेंट और उसी को परमुटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वह तीनों स्टूडेंट्स हम एबीसी मान लें, 3 स्टूडेंट्स 3 प्लेसेस पर बैठे हैं, हमें डिफाइन ये करना है कि इन तीनों स्टूडेंट्स को उन्हीं 3 प्लेसेस पर कितने तरह से हम बैठा सकते हैं। तो एक तो तरीका यह है इन्हें बैठाने का, एबीसी इस तरह से बैठा दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि हमने बी और सी को चेंज कर दिया, ए सी बी कर दिया। तीसरा तरीका यह है कि हम बी सी ए कर दें। फोर्थ वे यह है कि हम कर दें बी ए सी। फिफ्थ हम यह भी चेंज कर सकते हैं सी ए बी, और एक और तरीका चेंज कर सकते हैं सी बी ए। अब कोई दूसरा वे चेंज करने का इनका है ही नहीं। अगर हम किसी और तरीके से इन्हें चेंज करें तो इसमें से एक कोई रिपीट हो जाएगा जो पहले हो चुका है। तो इसकी मीनिंग इन 3 स्टूडेंट्स के उन 3 प्लेसेस पर बैठने के डिफरेंट पॉसिबल वेज 6 बनते हैं, और क्योंकि जितने पॉसिबल वेज बनते हैं उसी को पॉसिबल अरेंजमेंट कहा जाता है और उसी को परमुटेशन भी कहा जाता है। इसीलिए इन 3 स्टूडेंट्स के अगर अरेंजमेंट करने के लिए हम परमुटेशन की वैल्यू डिफाइन करें तो उसका आंसर आएगा 6 वेज। लेकिन जरा सोचे, 3 स्टूडेंट्स थे, हमने इजिली डिफाइन करके इसका आंसर बता दिया। लेकिन अगर यही स्टूडेंट्स अधिक होते तो शायद हम इजिली नहीं बता पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टूडेंट्स डी ई एफ जी एच यहां तक होते, मीनिंग टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं। 8 स्टूडेंट्स हैं, 8 प्लेसेस पर बैठे हैं, 8 चेयर्स पर बैठे हैं। लेकिन अब जो 8 स्टूडेंट्स 8 चेयर्स पर बैठ रहे हैं, उनके बैठने के डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं, यह हमें डिफाइन करना है। शायद इजिली हम ना डिफाइन कर पाए। 3 था, हमने इजिली डिफाइन कर लिया। इन 8 को हम इजिली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। 8 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट। तो इसके लिए परमुटेशन का एक फार्मूला बता दिया गया। यह माना जाता है कि परमुटेशन के उस फार्मूले से हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट उतने ही तरह से इन 8 स्टूडेंट्स को हम बैठा सकते हैं 8 चेयर्स पर। क्योंकि हम इजिली इस अरेंजमेंट को डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए उस फार्मूले की जरूरत पड़ गई। लेकिन उस फार्मूले को बताने से पहले एक परमुटेशन की मॉडिफाइड डेफिनेशन दी जाती है। डेफिनेशन पहले सुनने। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर of the given number of objects by taking some or all of them at a time. Permutation is an arrangement. एक बार फिर से डेफिनेशन सुने। Permutation is an arrangement in a definite order of the given number of objects by taking some or all of them at a time. अभी भी हम अरेंजमेंट्स को ही परमुटेशन कह रहे हैं। Permutation is an arrangement in a definite order की मीनिंग यह होती है कि अरेंजमेंट की कोई कंडीशन दे दी जाए। जैसे 8 स्टूडेंट्स को हमें बैठाना है 8 चेयर्स पर, 2 पर्टिकुलर एक साथ बैठे, दिस इज कॉल्ड डेफिनिट ऑर्डर। 2 पर्टिकुलर कभी एक साथ ना बैठे, दिस इज कॉल्ड डेफिनिट ऑर्डर। एक पर्टिकुलर सेंटर पर ही बैठे, दिस इज कॉल्ड डेफिनिट ऑर्डर। एक पर्टिकुलर कॉर्नर पर ही बैठे, दिस इज कॉल्ड डेफिनिट ऑर्डर। डेफिनिट ऑर्डर की मीनिंग कोई एक कंडीशन जो आपके क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, हमें अपनी तरफ से यूज करने की से जरूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी जिसे हम डेफिनिट ऑर्डर कहेंगे, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही हम उनका अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो अब परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। जितने टोटल ऑब्जेक्ट दिए जाएं उसमें से कुछ का अरेंजमेंट करें या सभी का अरेंजमेंट करें, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। सिंबॉलिकली NPR denotes the number of permutation. P रिप्रेजेंट करता है परमुटेशन, जिसे हम पॉसिबल अरेंजमेंट भी कहते हैं, ऑफ n डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग r एट ए टाइम। हमने ये एज्यूम किया है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमें r का अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया। इसको डिनोट करने का तरीका यह है,
और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं वह n के जगह पर, जितने का अरेंजमेंट आप करना चाहते हैं वह r के जगह पर होना चाहिए। इस फॉर्मूले में एक कंडीशन जो हमें यूज कर लेना चाहिए वह है n इज ग्रेटर देन r। n की वैल्यू r से हमेशा अधिक होनी चाहिए। ये बात बहुत सीधी सीधी है, वह इसलिए कि भाई अगर 8 स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन में दिए गए हैं तो हम 8 का ही तो अरेंजमेंट करेंगे, 9 का तो अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते। 8 स्टूडेंट्स हम 8 को ही तो बैठाएंगे, 9 को कहां से बिठाएंगे, 8 स्टूडेंट्स से। तो इसीलिए ये n की वैल्यू r से हमेशा अधिक होनी चाहिए। अब अगर हम इस एग्जांपल में इस पहले एबीसी को देखते हैं, 3 स्टूडेंट्स एबीसी अगर मान लेते हैं, तो अब जरा देखें हम अरेंजमेंट करना कितने का चाह रहे हैं, 3 का, एबीसी का। तो r के जगह पर तो हमें लिखना चाहिए 3, और क्योंकि अरेंजमेंट फाइंड करते हैं तो लिखना चाहिए p, क्योंकि p पॉसिबल अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशन। टोटल कितने हैं वो देख लें, एबीसी ही तो टोटल है, तो इसकी मीनिंग n के जगह पर भी तो 3 ही होना चाहिए। तो अब ये जो फॉर्मेट हमें मिला वो मिला 3p3 का, उसी तरह से जिस तरह से nbr, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर फिलअप करें तो क्योंकि n और r इस क्वेश्चन में इक्वल हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। और 3 माइनस 3 क्योंकि ये 0 फैक्टोरियल है तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हम जानते हैं 1। तो फाइनली हम वैल्यू पाएंगे ये, और 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 6 बेस। अब हम सभी क्वेश्चन में इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर आंसर नहीं बता सकते, इसीलिए हमें यह फॉर्मूला बता दिया गया जिसको यूज करके हम एग्जैक्ट उन अरेंजमेंट्स को बता सकें जो एक्सप्लेनेशन से हमें मिलता है। मैंने अभी कहा जितने टोटल हो वह n के जगह पर जितने का अरेंजमेंट करना चाहते हो r के लिए यूज कर लेंगे। अगर हम दूसरे एग्जांपल ABCDEFGH को यूज करें तो अब ABCDEFGH का हम अरेंजमेंट करना चाहते हैं, मीनिंग 8 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि अरेंजमेंट है इसलिए P, 8 का अरेंजमेंट है इसलिए R के जगह पर 8, और टोटल भी 8 ही हैं, n भी 8 भी 8। और अगर हम इसे भी फार्मूले में यूज करें तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। अब क्योंकि 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, फाइनली वैल्यू हम पाएंगे 8 फैक्टोरियल, और इसे एक्सपैंड करने के बाद हम वैल्यू पा जाएंगे 40320। इसकी मीनिंग यह है कि अगर 8 स्टूडेंट्स को 8 प्लेसेस पर बैठाने के लिए कहा जाए डिफरेंट तरीके से, तो हम 40,320 तरीके से उन्हें बैठा सकते हैं और कोई भी अरेंजमेंट रिपीट नहीं होगा। लेकिन 40,321 के बाद जो होगा अरेंजमेंट, मीनिंग 40,321th अरेंजमेंट, वह पीछे जो अरेंजमेंट्स यूज हो चुके हैं उसमें किसी ना किसी एक का रिपीटिशन होगा। एग्जैक्ट इतने ही तरह से हम डिफरेंट तरीके से उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन में बताया गया था बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, आप जितने टोटल दिए गए हैं उसमें से कुछ का अरेंजमेंट करें या सभी का अरेंजमेंट करें। एज्यूम करें कि अगर हम ABCDEFGH में से 4 का ही अरेंजमेंट करना चाहते तो क्या होता। अब टोटल तो दिए गए 8, लेकिन हम अरेंजमेंट करना चाहते हैं 4 का, तो जितने का अरेंजमेंट करना चाहते हैं वह R के लिए होना चाहिए, इसीलिए ये लिखा जाएगा 8p4। और अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में फिलअप करें तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर तो आता है 4 फैक्टोरियल और ऊपर है 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को हमें 4 फैक्टोरियल तक ही एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल के प्रॉपर्टीज में ये बता दिया गया। तो 8, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, कैंसिल करने के बाद ये आता है 1680। मीनिंग अगर 8 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाए तो उसे 1A680 इतने तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम यूज करें, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर बी अरेंज्ड। नंबर वर्ड का अरेंजमेंट क्या होगा। नंबर वर्ड में 6 अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। मैंने कहा नंबर वर्ड का अरेंजमेंट कितने तरह से हो सकता है,
तो इसकी मीनिंग यह है कि नंबर वर्ड में जो 6 अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं उन्हीं का अरेंजमेंट, और क्योंकि वो 6 अल्फाबेट से नंबर वर्ड बन रहा है तो इसकी मीनिंग 6 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट। तो मीनिंग आर इक्वल टू हुआ 6। कितने में से? सभी को यूज करके हम अरेंजमेंट करना चाहते हैं, तो इसकी मीनिंग एन भी हुआ 6, तो इसकी मीनिंग 6 भी 6 हो जाना चाहिए। इसे 6 भी 6 का अगर हम अरेंजमेंट करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ही रह जाएगा क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, और अगर हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो 4321 के बेस पर इसका आंसर आ जाएगा 720 बेस। अच्छा, ये नंबर वर्ड का जो अरेंजमेंट हमने किया, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो एन से स्टार्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यू से, कुछ बी से, कुछ ई से, कुछ आर से। कुछ वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिनकी कोई मीनिंग ही नहीं होगी, और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी मीनिंग होगी। तो क्वेश्चन में ये लिख दिया जाता है कि नंबर वर्ड का अरेंजमेंट करें, ये कंडीशन दे दी जाती है मीनिंग और विदाउट मीनिंग। तो इसमें कंफ्यूज ना करें, इसकी मीनिंग केवल इतनी ही है कि कोई भी मीनिंग वर्ड बनता है कोई या नहीं बनता है, डजंट मैटर, लेकिन हमें सभी को यूज करके इनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स को डिफाइन कर देना। मान ले किसी दूसरे एग्जाम्पल में पूछा गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स को लेकर अगर हम अरेंजमेंट करें, 3 डिजिट्स को लेकर अगर हम नंबर्स बनाएं तो कितने तरह से नंबर्स बनाए जा सकते हैं, यही मीनिंग है। अब इसे कौन एक्सप्लेन करने जाए, या एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि हम कौन कौन से ट्री लेंगे, इसके बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो इजी बनाने के लिए एक फॉर्मूला जो हमें बताया गया, उसी फॉर्मूले को यूज करके हम आंसर निकाल लेते हैं। क्या है? जितने टोटल दिए जाएं वह एन के जगह पर होता है 7, और जितने का आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं वह आर के जगह पर होता है, और क्योंकि आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो यहां भी लिख लें 7 पे 3 होगा। और अगर इसका फॉर्मूला लगाएं तो 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे आता है 4 फैक्टोरियल। मैं एक बार इसे और एक्सप्लेन कर दूं। फैक्टोरियल के प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं कि अगर फैक्टोरियल की कई वैल्यूज हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या एलएचएस आरएचएस में, तो फैक्टोरियल की बड़ी वैल्यू को ही एक्सपैंड करना चाहिए। तो हमें एक्सपैंड करना चाहिए 7 फैक्टोरियल को और 4 फैक्टोरियल तक करना चाहिए। तो 7 6 5 4 पर हमने ब्रेक कर दिया, और इसका आंसर आ जाएगा 6 into 5 30 into 7 210 days। अच्छा, डिजिट्स के क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं कि जब भी डिजिट्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट जनरली लिखा होता है, इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एग्जैक्टली वंस। इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एग्जैक्टली वंस, इसकी मीनिंग केवल इतनी ही है कि जो डिजिट्स हमें यूज करना है वह रिपीट नहीं हो रहा है, सभी डिजिट सिंगल टाइम यूज हो रहे हैं। क्योंकि अगर डिजिट्स रिपीट किए जाएंगे तो लिखा जाएगा रिपीटिशंस अलाउड। तो अगर कहीं भी रिपीटिशंस अलाउड नहीं लिखा गया हो तो उस केस में हम डायरेक्ट यही यूज कर लेंगे, ये मान लिया जाएगा इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, जितने एग्जांपल्स आपको बताए गए उन एग्जांपल्स के बेस पर अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये निकला कि एबीसी पहला एग्जांपल था, एबीसीडी ईएफजीएच दूसरा एग्जांपल था। अरेंजमेंट में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उनके डिफरेंट पॉसिबल वेज की मीनिंग, जैसे अगर एबीसी है तो कुछ अरेंजमेंट्स ए से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ बी से हो रहे हैं, कुछ सी से हो रहे हैं। इस स्टार्ट कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए इतने वेज बन गए। हमने यहां भी यही किया, ये एक्सप्लेनेशन है, ये इसके फार्मूलेस हैं, इतने तरह से बन सकते हैं। क्या सेल फोन के नंबर्स में भी यही नहीं होता? केवल नंबर्स के ऑर्डर्स ही तो चेंज किए जाते हैं। हम सभी के सेल फोन के नंबर में 0 से 9 तक के डिजिट्स यूज हो रहे हैं। हो क्या रहा है? केवल 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स के ऑर्डर्स चेंज होते चले जा रहे हैं,
और ऑर्डर्स चेंज करके ही नंबर्स पर नंबर्स बनाते चले जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक कोई नंबर है, मान लें 9811286250, मेरे नाम से है ये नंबर, सभी डिजिट्स वही हैं, केवल लास्ट के 250 को हमने कर दिया 205, एक और कनेक्शन दे दिया गया, और सारे डिजिट्स वही हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को कर दिया गया 025, एक और नंबर, एक और कनेक्शन दे दिया गया, और सभी डिजिट्स वही हैं, कर दिया गया 052, एक और कनेक्शन, और सभी डिजिट्स वही हैं, कर दिया गया 520, एक और कनेक्शन, और सभी डिजिट्स वही हैं, अब कर दिया गया 502, एक और कनेक्शन। मीनिंग लास्ट के 3 डिजिट्स को चेंज करके 6 कनेक्शन दे दिए गए। तो कंप्लीट 10 डिजिट्स को चेंज करके कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं कि किसी 2 का सेल फोन का नंबर रिपीट ना हो। बहुत सारी कंपनीज जो अपने आप को टेलीकॉम डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवाती हैं, उनके बिलियंस रुपए एक्सपेंडिचर में होते हैं। अब जब भी कोई कंपनी अपने आप को टेलीकॉम डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवाना चाहती है, इसके बिलियंस रुपए एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो वह कंपनी जरूर ये जानना चाहेगी कि कितने कस्टमर्स हैं जिनको सेल फोन के नंबर की जरूरत है, जिनको हम दे सकते हैं। अगर किसी कंपनी को पता चल जाए कि केवल 100 कस्टमर्स ही हैं, ऐसे हैं जिनको सेल फोन की जरूरत है और कोई सेल फोन लेने को तैयार नहीं है, मीनिंग कोई नंबर अपना लेने को तैयार नहीं है, तो वह कंपनी क्यों बिलियंस रुपए एक्सपेंडिचर करेगी? तो मीनिंग कि कंपनी क्या जानना चाहिए? कंपनी ये जानना चाहेगी कि कितने कस्टमर्स हैं जिनको सेल फोन की अभी जरूरत है, कितने नंबर्स की अभी जरूरत है, हम कितने नंबर्स और दे सकते हैं। क्योंकि जितने अधिक नंबर्स की जरूरत होगी उतनी ही कंपनी के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी पैसे खर्च करना उसके लिए अच्छा होगा कि भाई इतने भी कस्टमर्स हैं, बिजनेस माना बढ़ सकता है। तो अब मेरा क्वेश्चन यह है कि इंडिया में जिसमें 10 डिजिट्स के सेल फोन के नंबर्स यूज किए जाते हैं, कितने 10 सेल फोन के नंबर्स दिए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, जबकि किसी 2 का नंबर रिपीट ना हो। यह प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है परमुटेशन चैप्टर का। अगर कोई स्टूडेंट परमुटेशन नहीं जानता है तो यह कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ग्रुप में जरूर शेयर करें कि कितने सेल फोन के नंबर्स बनाए जा सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर लें, फोन और फ्रेंड यूज करें, कुछ भी करें, आप इस ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसको आगे दिया जाएगा अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी क्वेश्चन को एक बार फिर डिस्कस करेंगे। यहां हमने क्या देखा, जितने एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक एबीसी, दूसरा एबीसीडी ई एफ जी एच, एनयूएम बी आर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमने एक स्टेटमेंट को कॉमन देखा, वो ये कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। एबीसी देखें, एबीसीडी एफ जी एच देखें, एनयूएम बी आर देखें, या 1 2 3 4 5 6 7 देखें। अगर हम नंबर वर्ड का अरेंजमेंट कर सकते हैं तो क्या स्टैटिस्टिक्स वर्ड का अरेंजमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पॉसिबल है। अगर हम एबीसीडी ई एफ जी एच का अरेंजमेंट कर सकते हैं तो क्या इसका अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं? ए बी सी ए बी डी सी ए, पॉसिबल है। क्या डिफरेंस है इन दोनों एग्जांपल्स में? नंबर वर्ड और स्टैटिस्टिक्स वर्ड में डिफरेंस यह है कि नंबर वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं और स्टैटिस्टिक्स वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हैं, कुछ रिपीट हो रहे हैं ट्वाइस या थ्राइस। सिमिलरली एबीसीडी ई एफ जी एच में सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। ए बी सी ए बी डी सी ए, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं। तो मीनिंग जिस फार्मूले को हमने पढ़ा अभी एनसीआर एनपीआर, वह फार्मूला उस केस में यूज किया जाता है जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हों। अब हमें एक दूसरे फार्मूले की जरूरत पड़ गई जिसमें सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं होते, क्योंकि अब हमें ऐसे क्वेश्चंस का अरेंजमेंट चाहिए जिसमें कुछ रिपीट हो रहे हैं। तो मीनिंग है, अब आपका टॉपिक होना चाहिए परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स इफ नॉट ऑल डिफरेंट, जब सभी डिफरेंट ना हो। अभी क्या था
इफ ऑल आर डिफरेंट। अब क्या हमें चाहिए? नॉट ऑल डिफरेंट। देखते हैं उस फार्मूले को। Permutation of n things if not all different टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं। कंडीशन हमें दे दी गई है कि इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, कुछ रिपीट हो रहे हैं ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स। इसके लिए एक स्टेटमेंट, if out of n things p are exactly alike of first kind, q are exactly alike of second kind, r are exactly alike of third kind, and rest all are different, then the required number of permutation। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। एक बार फिर सुने, if out of n things p are exactly alike of first kind, q are exactly alike of second kind, r are exactly alike of third kind, and rest all are different, then the required number of permutation। स्टेटमेंट में मैंने ये कहा कि अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, उसमें p एक तरह का रिपीटिशन, q दूसरे तरह का रिपीटिशन, r तीसरे तरह का रिपीटिशन और भी रिपीटेशन हो सकते हैं, एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। हमने मान लिया इतने हैं, उसके आगे सभी डिफरेंट हैं, मीनिंग सिंगल टाइम यूज हो रहे हैं। तो उस केस में उसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वह ये है, n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक एग्जांपल देखते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। मान ले हमसे अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया a b a c b a d। हमें सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड। अगर हम देखें तो इसमें जितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं वह सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, कुछ रिपीट हो रहा है ट्वाइस या थ्राइस। तो इसकी मीनिंग हमें फर्स्ट फार्मूला एनपीआर का नहीं लगाना चाहिए, हमें यह लगाना चाहिए, क्योंकि यह फार्मूला तभी लगाते हैं जब कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट किए जाते हैं। कितने टाइम्स डजंट मैटर, रिपीट हो रहा है इसलिए लगाना चाहिए। इसमें n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। कितने हैं टोटल? 3 3 8, टोटल ऑब्जेक्ट्स 8 फैक्टोरियल n के जगह पर। p एक तरह का रिपीटिशन, चेक करें a कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो यहां आप लिख देंगे 3 फैक्टोरियल इंटू b कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स इंटू 2 फैक्टोरियल। और कोई वर्ड रिपीट हो रहा है क्या, और कोई अल्फाबेट नहीं। जो सिंगल सिंगल है उसके लिए 1 फैक्टोरियल लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही आपका फाइनल आंसर है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें हमें फाइनली न्यूमेरिक वैल्यू में ऑप्शंस नहीं दिए जाते, इसी फॉर्म में दे दिए जाते हैं। तो हमें भी इसे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, हम इसी फॉर्म में अपने ऑप्शंस को छोड़ देंगे, जो मैच होगा उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ऑप्शंस न्यूमेरिक वैल्यू में है तो हमें भी इसे सॉल्व करके न्यूमेरिक वैल्यू में ले आना पड़ेगा, तब ऑप्शंस सिलेक्ट करना होगा। और इसमें इजी इसलिए है क्योंकि फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना आप जानते हैं। मान ले मैंने किसी दूसरे एग्जांपल में कहा स्टैटिस्टिक्स। अब हमें पहले यह चेक कर लेना चाहिए फार्मूला फर्स्ट लगाए या सेकंड लगाए। फर्स्ट इसलिए नहीं क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है। सेकंड में क्या करना चाहिए, जितने टोटल है वह पहले यूज कर लें। 3 3 3 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। और क्या रिपीट हो रहा है, टी 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल अगेन। आई 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। और ए और सी सिंगल टाइम लिखें या ना लिखें, फाइनल आंसर यही है। लर्न हमें रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट्स सभी सिंगल टाइम यूज हो रहे हों तो उस केस में एनपीआर का फार्मूला लगाना चाहिए, और जब रिपीट हो रहा है ट्वाइस या थ्राइस
तो हमें सेकंड फार्मूला लगाना चाहिए। कुछ एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान ले हमसे कहा कि हम अकाउंटेंट, टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या क्या रिपीट हो रहा है? A 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, C 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, N 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, T 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। O और यो सिंगल टाइम है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शंस में न्यूमेरिक वैल्यूज में है आंसर तो आप इसे एक्सपेंड करके आंसर कैलकुलेट करें, अदरवाइज यही छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, मैथमेटिक्स, पहले ये चेक कर लें फर्स्ट फार्मूला या सेकंड फार्मूला। ये वर्ड मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, अभी नहीं, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब हम आगे चलते हैं सारे फार्मूले पढ़ चुके होते हैं, केवल हम क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि इसमें फर्स्ट लगाना चाहिए या सेकंड लगाना चाहिए। वेरी केयरफुली। तो मैथमेटिक्स में हमें सेकंड फार्मूला लगाना चाहिए क्योंकि कुछ अल्फाबेट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले हम चेक करें टोटल कितने हैं। तो ये है टोटल 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई M 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, A 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, T 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। और सभी ऑब्जेक्ट्स HEICS सभी सिंगल टाइम है, लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर इसी कॉन्टिन्यूटी में मैं आपसे एक एग्जांपल ये पूछूं, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जैक्टली बी अरेंज्ड, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब जरा देखें, मैंने इसी कॉन्टिन्यूटी में पूछा है। इसी कॉन्टिन्यूटी की मीनिंग ये नहीं कि इसमें भी हम फर्स्ट सेकंड फार्मूला ही लगा दें, हमें चेक कर लेना चाहिए कि फर्स्ट लगाना चाहिए या सेकंड। इस एग्जांपल में देखें तो कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसे हमें फर्स्ट फार्मूला ही लगाना चाहिए। और फर्स्ट फार्मूला NPR का है। N मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की मीनिंग एग्जैक्टली वर्ड में जितने अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। और क्योंकि हमें इसी का अरेंजमेंट करना है तो हम 7 भी 7 लिख देंगे। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। अब 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। फाइनली हम पाएंगे 7 फैक्टोरियल और इसका आंसर होगा जो भी कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाए, शायद 1440 आना चाहिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो ये जरूर डिसाइड करना उसमें फार्मूला फर्स्ट या सेकंड, उसी के अकॉर्डिंगली फार्मूला लगाएं, आंसर कैलकुलेट हो जाएगा इजीली।